फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो है खाता कितने प्रकार के होते हैं बैंकों में उसको पढ़ा था। और उसमें से ये भी पढ़ा था कि चालू खाता यानी कि करेंट अकाउंट, बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट, आवर्ती जमा खाता जिसे आरडी कहा जाता है, सावधि जमा खाता जिसे एफडी कहा जाता है। इसमें आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता को टाइम डिपॉजिट यानी समय जमा देयता कहते हैं, जबकि चालू खाता और बचत खाता को डिमांड डिपॉजिट यानी कि मांग जमा देयता कहते हैं। ये देयता देयता मीन्स होता है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मीन्स देयता होता है। समझेंगे कि लाइबिलिटी क्या होता है। इस लाइबिलिटी को समझना ज़रूरी है कि लाइबिलिटी होता क्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा बैंक है और इसमें कुछ लोग जमा करने वाले होते हैं और कुछ उधार लेने वाले होते हैं। तो जमाकर्ता के द्वारा जो जमा स्वीकार किया जाता है बैंक को, जमाकर्ता के द्वारा जो बैंक को जमा किया जाता है, मान लीजिए यहाँ पे जमाकर्ता कई सारे लोगों ने मिलकर 100 करोड़ जमा कर दिया। बैंक के पास 100 करोड़ चला गया है और ये 6% पे अपना जो है ब्याज इसको देंगे। तो ब्याज इनको देंगे तो इनके लिए देयता है यानी कि लाइबिलिटी है ये चीज़, और जमाकर्ता की संपत्ति है क्योंकि उसने जमा किया है अपनी संपत्ति को। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है कि कोई व्यक्ति है, यदि कुछ दिन के लिए कहीं गोवा घूमना, मान लीजिए गोवा घूमने गया है, और इस व्यक्ति ने क्या किया कि कोई पड़ोसी है, कोई पड़ोसी को अपने घर की क्या कर दिया, चाबी दे दिया, चाबी दे दिया। तो संपत्ति घर क्या है, घर की चाबी दे रहा है। घर क्या है, ये घर है। घर इसके लिए क्या है, संपत्ति है। संपत्ति है यानी कि एसेट है। संपत्ति है यानी कि क्या है, एसेट है। और पड़ोसी के लिए क्या है, पड़ोसी के लिए देयता है यानी कि लाइबिलिटी है। पड़ोसी के लिए वो चीज़ संपत्ति उसकी नहीं है, लाइबिलिटी है। उसी प्रकार यदि जमाकर्ता के द्वारा बैंक में जमा किया जाता है तो बैंक को कुछ समय बाद इनको जमाकर्ता को देना है, यानी कि इसके लिए ये चीज़ लाइबिलिटी है। 100 करोड़ जो है क्या है, लाइबिलिटी है। और एसेट उस जमाकर्ता का वो एसेट है। और यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ उधार लेने वाले लोग हैं। उधार, इसका ठीक उल्टा यहाँ पे होगा, क्योंकि बैंक जो है अपनी संपत्ति को उधार दे रहे हैं, तो बैंक के लिए ये 100 करोड़ हो जाएगा एसेट, क्योंकि इस संपत्ति का यूज करके ही वो अपना प्रॉफिट कमाता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा, क्योंकि अपने यहाँ से ये दे रहा है तो इसका क्या हो, इसके लिए एसेट हो जाएगा। लेकिन जो उधार ले रहा है उसको कुछ समय बाद जो है इस बैंक को वापस भी करना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। आशा है इस चीज़ को आप समझे होंगे कि लायबिलिटी और एसेट में अंतर क्या होता है। एक चीज़ और होता है एनपीए, जिसे कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि गैर निष्पादित संपत्ति। कुछ लोग जैसे बैंक से पैसा लेके, यहाँ एक चीज़ और समझेंगे कि ये 6% पे लेता है और 8% पे देता है, यानी कि ये ज़्यादा कम भी हो सकता है। मैंने केवल उदाहरण के लिए इसको लिखा है। तो जब भी देगा, जब जमाकर्ता को ये बैंक देगा तो कुछ कम परसेंट पे ही देगा, और जब उधार लेता है, किसी को उधार देता है तो वो ज़्यादा परसेंट पे देता है। और इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 6 - 8 यानी कि 2%। 2% ही इस बैंक का लाभ होगा, 2% इसका लाभ होगा। ये समय के अनुसार बदलता भी रहता है, तो इसको केवल समझाने के लिए लिखें। एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादित संपत्ति। जो इस एनपीए कहा जाता है कि जो मिलने की संभावना ना हो, ऐसी संपत्ति जो मिलने की संभावना ना हो। जैसे कि कुछ लोग बैंक से पैसा लेके, ज़्यादा मात्रा में पैसा लेके भाग जाते हैं, तो वो पैसा तो देने से रहे। तो जैसे हो गए विजय माल्या हो गए, नीरव मोदी हो गए, पैसा लेके भाग जाते हैं तो मिलने की संभावना नहीं रहती, तो वो कहलाता है एनपीए। एनडीटीएल क्या होता है, इसको भी समझेंगे। इसे कहेंगे नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, यानी कि शुद्ध मांग समय देयता। मांग क्या होगा, मांग में करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि डिमांड डिपॉजिट किसे कहेंगे, चालू खाता और बचत खाता को कहेंगे डिमांड डिपॉजिट। तो मांग के अंतर्गत करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों आ जाता है। समय देयता के अंदर आरडी और एफडी यानी कि आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता दोनों आ जाता है। तो शुद्ध मांग जमा क्या होता है, देखेंगे। इसको एक शब्द में ऐसे समझ सकते हैं कि एक निश्चित समयावधि में मापी जाने वाली देयता, ऐसे कह सकते हैं। तो मान लीजिए ये बैंक है, इसको समझने के लिए मान लीजिए ये एक बैंक है और बैंक में जो है 580 करोड़ जमाकर्ता ने जमा कर दिया, 580 करोड़ के लगभग।
ये जो जमाकर्ता के द्वारा जमा किया गया वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, करेंट अकाउंट का हो सकता है, सेविंग अकाउंट का हो सकता है, आवर्ती जमा खाता का हो सकता है और एक फिक्स्ड अकाउंट यानी सावधि जमा खाता का हो सकता है। तो ये सारा मिलाकर जब 580 करोड़ जमाकर्ता लोगों ने निकाल लिया, तो कुछ लोग ऋण भी तो लेते हैं। तो ऋण लेते हैं, मान लीजिए 180 करोड़ की निकासी हो गई, 580 करोड़ जमा तो हुआ लेकिन अब 180 करोड़ की निकासी हो गई, तो इन दोनों का अंतर ही NDTL होगा। इन दोनों का अंतर 400 करोड़ होगा। ये 400 करोड़ क्या होगा, SBI के लिए NDTL होगा, यानी कि नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी होगा। आशा है समझे होंगे। और इससे CRR और SLR की परिभाषा डिफाइन करेंगे हम। अब हम देखेंगे कि CRR और SLR की परिभाषा क्या होती है और इसे क्या कहते हैं। हम लोगों ने NDTL समझ लिया कि NDTL क्या होता है, तो इसी के आधार पर इसकी परिभाषा तय होगी। तो CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, SLR का होता है स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि वैधानिक सांविधिक तरलता अनुपात, और इसका मतलब होता है नगद आरक्षित अनुपात, कैश नगद आरक्षित अनुपात। अब इसका मतलब क्या होता है, ये नगद के रूप में RBI के पास जमा होता है। CRR जो होता है नगद के रूप में RBI के पास जमा करना होता है बैंकों को, जबकि नगद स्वर्ण सरकारी प्रतिभूति, जिसे G-SEC भी कहा जाता है, के रूप में जमा करना होता है, अपने पास ही रखना होता है, जमा नहीं करना होता है, के रूप में अपने पास रखना होता है, अपने पास रखना होता है इसे। इसके आधार पर इसकी परिभाषा देख लेंगे। CRR की परिभाषा है बैंकों की कुल शुद्ध जमा पूंजी, यानी कि NDTL का वह निश्चित भाग या अनुपात जो RBI के पास नगद के रूप में जमा करना होता है, RBI के पास नगद के रूप में जमा करना होता है, उसे कहेंगे CRR। और SLR क्या होता है, बैंकों की कुल शुद्ध जमा पूंजी यानी NDTL का निश्चित जमा पूंजी का वह भाग या अनुपात जो बैंकों को अपने पास ही सुरक्षित रखना होता है, उस भाग को SLR कहते हैं। इसको ऐसे समझ लेंगे, NDTL का मतलब तो आप लोगों ने समझ लिया कि NDTL क्या होता है। तो बैंकों का जो NDTL होता है, मान लीजिए किसी बैंक का NDTL 100 करोड़ है, 100 करोड़ है, तो इसमें से इसका जो भी परसेंटेज होगा, मान लेते हैं 4-4.5% के आसपास है, तो 100 करोड़ का 4 से लेके 5 करोड़ तक, 100 करोड़ का 4% से लेके 4.5% तक CRR यानी कि RBI के पास बैंकों को जमा करना होता है। जितना भी NDTL है, NDTL यदि 100 करोड़ है तो 100 करोड़ का 4 से 4.5% किसके पास रहेगा, RBI के पास जमा करना होता है बैंकों को। जबकि SLR क्या होता है, SLR मान लीजिए इस समय प्रेजेंट टाइम में 18% यदि है, अभी करेंट डाटा हमने नहीं देखा, मान ले रहे हैं, तो 18% है, तो 100 करोड़ का यानी कि 18 करोड़ लगभग अपने पास रखना होता है। बैंकों को स्वयं उससे लेन देन करना नहीं होता। RBI कहता है कि भाई अपने पास रखो, 18% अपने पास रखो, इतना अपने पास रखो। वो किसी भी रूप में हो सकता है, नगद के रूप में हो सकता है, स्वर्ण के रूप में हो सकता है, सरकारी प्रतिभूति के रूप में होता है, G-SEC के रूप में हो सकता है, इतने रूपों में हो सकता है जो बैंक को अपने पास रखना होता है। आशा है इन दोनों का अंतर समझ गए होंगे आप। CRR जो होता है RBI के पास जमा करना होता है, SLR बैंकों को सुरक्षित रखना होता है, उसे कोई लेन देन नहीं किया जाता है। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि RBI CRR और SLR का इस्तेमाल करके कैसे अर्थव्यवस्था में संतुलन यानी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है, इसको हम समझेंगे आगे के वीडियो में।